नमस्कार दर्शकों, लाइव टाइम्स टीवी में आपका स्वागत है। और इस समय हम शिमला के अनाडेल मैदान पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू दिल्ली दौरे से यहाँ पर आप जिस तरह से तस्वीरों में देख रहे हैं यहाँ पर पहुँच गए। उनका चॉपर इस समय अनाडेल मैदान पर यहाँ पर लैंड कर रहा है और यहाँ पर किस किस से वो मिले, क्या क्या वार्ता हुई, ये पूरी बात हम उनसे जानेंगे। फिलहाल उनका चॉपर आप देख रहे हैं अनाडेल मैदान पर यहाँ पर उतर रहा है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू कल सुबह यहाँ शिमला से रवाना हुए थे और आज यहाँ पर वो पहुँच गए हैं और तो उनका चॉपर यहाँ पर लैंड कर रहा है। जो भी और हम आपको बता दें, कल सुबह वो यहाँ से दिल्ली दौरे के लिए रवाना हुए थे और जिस प्रकार से यहाँ पर आरडीजी बंद भी हुई है तो उन्होंने कहा था कि केंद्रीय मंत्री से भी मिलने का प्रयास यहाँ पर करेंगे। जगत प्रकाश नड्डा से कल अगर बात करें तो वो संगठन की मीटिंग में भाग लेने के लिए यहाँ पर दिल्ली रवाना हुए थे। बस यही रुको यार। यू बना लो, लाइन क्यों बनाई? ना नहीं, ठीक है भाई, यही पे आ जाओ। काय को मचा दी आज तक दो कैसे पकड़ना। पीछे रुको, यहीं आ जाओ यार, यहीं आ जाएंगे। कहाँ जा रहे हैं? नहीं, खुले में भाई, ठीक है। ठीक है भैया, आज गुलदस्ता नहीं दिया किसी ने। और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू आप देख रहे हैं यहाँ पर पहुँच गए हैं। इधर को आ जाओ, यू बना लो भाई। बाकी पीछे रहो। बस बस यहीं रो, पीछे रो यार। बस रुक जाओ भाई, आराम से। माइक नीचे कर लो सारे, खुल जाओ भाई, खुल जाओ। माइक डाउन रखो यार। दिल्ली गए थे आप, क्या कुछ चाय वहाँ पर हुई है और जो स्थिति है अभी प्रदेश की उसको लेकर जो है क्या कोई मंथन हुआ है या केंद्र से किसी मंत्री से या ऑफिशियल से बातचीत हुई है? देखो, कल मैं दिल्ली गया था और हमारे संगठन की मीटिंग थी। संगठन की मीटिंग के बाद मैं देश के पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम जी से मिला और पी चिदम्बरम जी से मैंने चर्चा की। पी चिदम्बरम जी को हमने बताया कि 3 सालों में जो प्रदेश ने व्यवस्था परिवर्तन के द्वारा जो कार्य किए हैं और प्रदेश की फाइनेंशियल सिचुएशन को समझते हुए जो बदलाव किया है उसके बारे में भी मैंने चर्चा की। उन्होंने कहा बहुत अच्छे बदलाव आपने पहले शुरू में ही कर दिए, क्योंकि मैंने उन्हें बताया कि जब मैं मुख्यमंत्री बना अधिकारियों ने मुझे कहा कि आपके ऊपर 76,000-75,000 करोड़ रुपए का कर्ज है और 10,000 करोड़ रुपए की लायबिलिटी है।
इन सब लाइबिलिटी के बावजूद हमने जो हमारा स्ट्रक्चर है हमारे सरकार का, उसमें बहुत रिफॉर्म्स किए, बहुत नियम बदले, बहुत कानून बदले और बहुत व्यवस्था परिवर्तन के द्वारा हमने नए नियमों के द्वारा 3600 करोड़ रुपए का जो पैसा जनता का था वो बहा दिया जाता था, उसको रोके भ्रष्टाचार के चोर तपाजे से जो बहा दिया जाता था, उससे वो खुश भी हुए। फिर मेरी आरडीजी के बारे में चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि आरडीजी संविधान के आर्टिकल 271(5) द्वारा दिया गया एक अधिकार है और इसमें हिल स्टेट और छोटे स्टेटों का, मैं भी वित्त मंत्री रहा हूँ, हमेशा ख्याल रखा जाता रहा है और उन बड़े राज्यों का भी ख्याल रखा जाता है जिनका इनकम और एक्सपेंडिचर का जो घाटा होता है उनका भी ख्याल रखा जाता है। तो बड़े हैरानी की बात है कि आरडीजी जो संविधान के अधिकार द्वारा दी गई है उसे 17 राज्यों के नाम पर बंद कर दिया गया। अगर बंद करना ही था तो हिल स्टेट्स और नॉर्थ ईस्ट स्टेटों के रूम में बंद नहीं करना चाहिए था। इसकी पूरी डिटेल मुझे दीजिए और इस पूरी डिटेल के बारे में मैं आगे बात करूंगा। दूसरा बात ये थी कि मैंने बताया कि हमने किस प्रकार स्कूलों का मर्जर किया, किस प्रकार हमारे जो ब्यूरोक्रेटिक लेवल पर कई बड़ी पोस्टें हुआ करती थी, जैसे फॉरेस्ट में आईएफएस की 110 पोस्टें हुआ करती थी, हमने उसको कट करके 86 पोस्टें किया। आईपीएस और आईएएस के कैडर को हमने कम किया। ऊपर जो स्ट्रक्चर था सरकार का वो बहुत बड़ा हो चुका था, उनको हमने कम किया और नीचे जो काम करने वाले हमारे कर्मचारी अधिकारी हैं उनको हमने ज़्यादा बढ़ावा दिया। उसका भी उन्होंने प्रशंसा की और हमने कहा कि हमने कॉस्ट एडिटिंग की। कॉस्ट एडिटिंग का मतलब हुआ कि जो चीज़ें आपकी बहुत ज़्यादा रेट पर जाती थी उनको कम किया और इस प्रकार 3800 करोड़ रुपए का हमने 3 साल में अधिक राजस्व कमाया। तो उन्होंने हमारी बात को सुना भी और आरडीजी के मामले में हमें और आने वाले समय में हम कैसे आगे बढ़ेंगे उसमें उन्होंने हमें सुझाव देने का भी कहा है। केंद्र के समक्ष आप मुद्दा रखेंगे, किससे मुलाकात करेंगे? मैं नड्डा जी से कल टाइम लिया, पर कल पार्लियामेंट थी। नड्डा जी भी शाम को पार्लियामेंट जब होती है तो लेट तक चलती है, तो समय नहीं मिल सका। तो आने वाले समय में मैं नड्डा जी से भी इस मामले में बात करूँगा। सर तीन बयान आया है, उन्होंने कहा कि जो चिट्ठी आपने दिखाई है वो बैकडेट की चिट्ठी है, तो ये गलत है इस तरह का। और बिंदल साहब भी कह रहे हैं कि आपके सलाहकार ठीक नहीं है। मैं पहले तो नेता विपक्ष की बात करना चाहूँगा। वो विपक्ष के नेता है, पूर्व मुख्यमंत्री, हमारे लिए वो भी आदरणीय है। हमें क्यों झूठ बोलना था? पहली तो बात है, झूठ तो आपने बोला। आप देहरा में गए, वहाँ कहा कि मुझे कोई चिट्ठी प्राप्त नहीं हुई। अगले दिन आकर आपने क्या बोला कि मुझे वित्त सचिव की तरफ से चिट्ठी प्राप्त की हुई। आपकी मीडिया चैनल में चला ना, मैंने तो उसमें देखा। और उसके बाद बोला, वित्त सचिव के बाद बोला कि ये चिट्ठी देने की क्या बात थी, आप मुझे वैसे बुला लेते। जब प्लानिंग की मीटिंग में आपके सारे विधायकों को बोला मैंने कि आपने कल बैठक में आना है, ये हिमाचल हित की बात है। सरकार किसी की भी हो, हिमाचल हित की बात है, तो हिमाचल हित में आपको आना चाहिए। तो उन्हें ये चीज़ पच नहीं रही है। और मैं ये कहूँगा कि मुझ पर दोषारोपण करने की जगह आप केंद्र में अपने देश के प्रधानमंत्री से मिलने जाइए, क्योंकि हमारे साथ तो वो जाना नहीं चाहते मुझे लगता है। आप खुद जाइए, सभी एमएलओ को लेके जाइए और हिमाचल का जो अधिकार है जो छीना गया है, हर साल 10,000 करोड़ रुपए का, 8 से 10,000 करोड़ रुपए का जो नुकसान प्रदेश को होगा 2026 से लेकर 31 तक, 10-10 हज़ार करोड़ रुपए का नुकसान होगा। वो प्रदेश की आर्थिकी में कहीं ना कहीं कमी लाएगा। हमारे तो हमने तो, और जो ये कहते हैं कि प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने की जो बात कह रहे थे, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि प्रदेश तो आत्मनिर्भर बनने की दिशा में बढ़ चुका है। उसका इससे बड़ा उदाहरण क्या होगा कि आपके समय 5 वर्ष जब आप मुख्यमंत्री रहे, 54,200 कुछ करोड़ रुपया आरडीजी आई। हमारे 3 वर्षों में 11 दिसंबर 2023 को जब मैंने मुख्यमंत्री की पद की शपथ ली तो 17,000 करोड़ रुपए की आरडीजी आई। तो आरडीजी जब 17,000 करोड़ की आई और हम सब प्रकार से व्यवस्था परिवर्तन के द्वारा आत्मनिर्भर हिमाचल की दिशा में आगे बढ़े हैं, तभी हमारा हौसला है ना। हमें तो आरडीजी पहले ही कमा रही है, पर उन्होंने जो 54,000 करोड़ रुपए की आरडीजी आई तो कहाँ फजूल खर्ची की? यही है फजूल खर्ची का। हमने तो उन सब खर्चों को, और खर्चे के अलावा, खर्चे तो बहुत छोटा पार्ट होता है, लेकिन जो भ्रष्टाचार के चोर दरवाजों के द्वारा
जो चीज़ 10 रुपए की होती है वो 50 रुपए की चली जाती, मैंने उस चीज़ को रोका और 3800 करोड़ रुपए का राजस्व कमाया। ये मैं उनको कहना चाहता हूँ। प्रदेश आत्मनिर्भर भी बनेगा। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि हमारी सरकार किसी भी नौकरी जो है उन पोस्टों को ख़त्म नहीं करेगी और आने वाले समय में युवाओं को रोजगार के अवसर जो 54,000 करोड़ आरडीजी लेते थे उनसे ज़्यादा इन 5 सालों में हम अर्जित करेंगे। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, मैं जानता हूँ कि हिमाचल प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हमें कौन कौन से कदम उठाने हैं, उन कदमों को उठा रहे हैं। और आपको मैं बताऊँ, हमने पीछे जो कदम उठाए वो आम जनता के को ठेस पहुँचाने वाले कदम नहीं उठाए थे। सिर्फ उन लोगों को जरूर ठेस पहुँची होगी जो लोग सरकार को खजाने को लूटते हैं और सरकार के खजाने से ज़्यादा लाभ कमाने की कोशिश करते हैं, वो ज़्यादा विरोधी मेरे हो सकते हैं। डॉक्टर बिंदल ने जो कहा, डॉक्टर बिंदल जी को मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे जो भी लगाए हैं उनसे आधे ही लगे हैं हमारी सरकार में। वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। अपने समय के भूल गए वो सब जो भी हमने लगाते हैं उसको समझदारी से लगाते हैं। किसी एमएलए को नहीं लगाया, जो उस फील्ड में एक्सपर्ट है उसको लगाया। और इन चीज़ों से हमें वो कुछ नया चीज़ लेकर ढूंढ कर आते हैं। तो इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। आप हम पर आरोप मत लगाओ। जो 54,000 फजूल खर्ची आपने की, जिसमें आपने जनमंच किया, जिसमें अफसरों को विजित किया जाता, करोड़ों रुपए के आपने खाना खिला दिया है ना, और सब चीज़ों में जो उन्होंने किया उस चीज़ को देखो। और आप पत्रकार, आप ही तुलना करो हमारे 3 साल में कि हमें 3 गुना रकम कम मिली आरडीजी की केंद्र सरकार से। आरडीजी एक अधिकार है, सेंटर और स्टेट के जो टैक्सेस कलेक्ट होते हैं उसका डिस्ट्रीब्यूशन है। यानी कि राज्य से, हिमाचल प्रदेश से जो टैक्स कलेक्ट होगा उसका 41% वो आरडीजी के रूप में सभी राज्यों का वो उसमें देते हैं। आपको 54,000 करोड़ मिले, हमको 17,000 करोड़ मिले, 3 गुना कम मिले, आपको 3 गुना ज़्यादा मिले। फिर भी आपने सरकारी कर्मचारियों का एरियर नहीं दिया, 6th पे कमीशन का एरियर नहीं दिया। और जो 75,000 करोड़ का कर्ज था, अगर उस कर्ज में वो 20,000 करोड़ रुपया कम कर देते तो आज हमें कर्ज चुकाने के लिए कर्ज ना लेना पड़ता। हम तो वो भी कर रहे हैं। हम सिर्फ अब 10,000 करोड़ लोन ले रहे हैं और वापस कितना कर रहे हैं? 13,000 करोड़ रुपया, वो भी बजट से कर रहे हैं। प्रदेश में व्यवस्था परिवर्तन के द्वारा नीतिगत बदलाव किया गया है। हिमाचल प्रदेश आत्मनिर्भर की दिशा में आगे बढ़ेगा। पर मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष राजीव बिंदल जी को, जयराम ठाकुर जी को कहना चाहता हूँ, मुझे कोसने की बजाय आप प्रदेश के हित के लिए दिल्ली में जाकर मिलिए और अनुरोध कीजिए कि आरडीजी सरकार को मिलनी चाहिए। और हम तो बगैर आरडीजी के भी चला ही रहे हैं ना सरकार, इतना 17,000 में क्या है। तो इसलिए इन लोगों को सोचने की जरूरत है। सर फौरी कदम अब आप क्या उठाएंगे? जो आर्थिक संकट है, अभी बजट भी आ रहा है। नहीं, ये जो कदम है ना, वो मैंने कड़े फैसले हमने ले लिए हुए। कड़े फैसले कब से लेने शुरू किए? ये कड़े फैसले मैंने जनवरी में से ही लेने शुरू कर दिए थे, जनवरी 2023 से। उसी समय आपने मेरा बयान सुना होगा कि प्रदेश की आर्थिक हालत ऐसी है कि हम श्रीलंका की तरह होने जा रहे हैं। सुना होगा आपने, निकालना उस बयान को। उसी समय से मैंने कड़े फैसले लिए और आज मुझे खुशी है कि 17,000 करोड़ की आरडी 34,000 करोड़ रुपया और 50,000 करोड़ रुपया। 16,000 करोड़ कौन सा है? जो जीएसटी कंपनसेशन के रूप में हमको आता रहा। यानी कि जीएसटी के रूप में पहले सरकार को, जब हम वैट लगाते थे, एक्साइज ड्यूटी लगाते थे और जीएसटी इस देश में लागू नहीं था, तो हमें कितना आता था? 4 से 5,000 करोड़ आता था। केंद्र सरकार ने उस 4 से 5,000 करोड़ रुपए के लिए ये कहा कि हम आपको जीएसटी देंगे, जीएसटी जो आपका जीएसटी वैट और एक्साइज कम होगा उसकी एवज में हम आपको कंपनसेशन सेस देंगे। 3200 करोड़ रुपया उन्होंने हर साल सेस दिया और मई 2022 में वो बंद हो गया। 5 साल में वो बंद हो गया, तो 16,000 करोड़ तो वो आ गया। तो 54 और 16,000 कितने को? 70,000 करोड़ में से अगर 40,000 करोड़ रुपया जयराम ठाकुर जी की सरकार ने लोन माफ़ किया होता तो आज हमारे पर कर्ज सिर्फ 30 से 35,000 करोड़ ही होता और जो हमारे रिसोर्सेज के अंदर हमें उसको मैनेज करने में कोई तकलीफ ना होती। सर आने वाले दिनों में सर्वदलीय बैठक बुलाएगी हमारा? देख, कल मेरे ख्याल सर्वदलीय बैठक बुलाई है। हम जनता को ये जागरूक करना चाहते हैं, ये अधिकार है जनता का। सरकार आती है, सरकार जाती है, मुख्यमंत्री आते हैं, मुख्यमंत्री जाते हैं, लेकिन जो सत्यता है उसको पहचानना चाहिए।
रोज मेरे खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और सोशल मीडिया में अपनी टीम ला के मुझे गाली देने से नहीं होगा हित। प्रदेश का हित तो तब होगा जब आप दिल्ली में जाकर देश के प्रधानमंत्री से सभी संसदों को लेकर मिलेंगे और कहेंगे कि ये छोटे प्रदेशों का अधिकार है, संविधान द्वारा दिया गया अधिकार है और इसको ख़त्म करना प्रदेश के हित में नहीं है। जो 1952 से मिलता आ रहा था, 1952 में स्टेट स्पेसिफिक ग्रांट मिलती आ रही थी, स्टेट स्पेसिफिक ग्रांट मिलती आ रही थी और 72 साल बाद उसको ख़त्म करना अच्छी बात नहीं है। सर, अब तो 3 पूर्व मुख्यमंत्रियों के बयान आ गए हैं, वो कह रहे हैं कि आपने तैयारी नहीं की, आपको तो सारी चीज़ों की जानकारी थी। तो वो उनसे पूछना चाहिए कि 17,000 करोड़ रुपए वाली तैयारी होती है और जिन्होंने 70,000 करोड़ पिछले 5 सालों में फजूल खर्ची हुई थी वो तैयारी होती है। और आपको एक और बताऊं, हमने 17,000 करोड़ में 70 साल से ऊपर वालों का सारा एरियर दे दिया। एक 16 से लेकर 22 तक, जो 22 तक का क्लास 4 का 70% एरियर दे दिया। तो ये तैयारी नहीं है और क्या है ये? मैंने तो 1 जनवरी 2023 से ही तैयारी की। उस समय मैंने कहा था कि प्रदेश के श्रीलंका जैसे हालत होंगे क्योंकि श्रीलंका की आर्थिक स्थिति इतनी कमज़ोर थी, लेकिन मैंने उससे उभारा और आज मुझे खुशी है कि जिनको 70,000 करोड़ है उन मुख्यमंत्री को उनसे पूछना चाहिए कि आपने कहाँ कहाँ फजूल खर्ची की है। ये तो कागजों में है ना, सत्य है ना जी, कहाँ कहाँ खर्ची की है। और हमसे ये पूछना चाहिए कि आपने इस प्रदेश को, अर्थव्यवस्था को कैसे मजबूत किया और कैसे आत्मनिर्भर हिमाचल की दिशा में आगे बढ़ा। सर, क्या अब ये समय आ गया है कि जो जल जंगल जमीन की बात आप करते हैं, जो संसाधन है, अब केंद्र के साथ सीधी लड़ाई होगी उस पर? देखिए, वो तो अधिकार है, वो संपदा है। हम इकोलॉजी के रूप में हम 90,000 करोड़ का हर साल कंट्रीब्यूट करते हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट ने इसका आंकलन किया, हमने आंकलन करवाया, लेकिन वो आने वाले समय में आपको और कुछ चीज़ें भी हम आपको बताएंगे और प्रदेश आत्मनिर्भरता के रास्ते पर चल पड़ा है। और निश्चित रूप से ये सभी मुख्यमंत्री को पता है कि आरडीजी जब आय और व्यय के बीच के गैप को पढ़ने के लिए थी, हमने उस गैप को भी पूरा किया। सर, आरडीजी बहाल नहीं हुई तो लीगली आगे बढ़ेंगे क्योंकि आप वो तो अधिकार है, वो तो लड़ाई लड़ेंगे। अभी तो हम चाहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के सभी सांसद और सभी मिलकर प्रधानमंत्री जी से मिले। हम लोग भी प्रधानमंत्री जी से मिलने का समय मांगे, अधिकार है। खर्चों में भी कटौती करेंगे? खर्चों में तो ऑलरेडी कटौती हो चुकी है। ये जो आप चलता है, ये जैसे कोई 15 साल पुरानी गाड़ी हो जाती है ना, तो उसको बदला जाता है। तो इसलिए जब नई गाड़ियाँ आती तो कई बार देखता हूँ सोशल मीडिया में गाड़ी चल रही है। अपने खर्चों में कटौती ऑलरेडी हो चुकी है। बताओ कैसे हुई, मैं बता देता हूँ 2-3 उदाहरण। पहले एमएलए को कमरा हिमाचल भवन, हिमाचल सदन में 100 रुपये का मिलता था। अब कितना में मिलता है? सबको बराबर कर दिया। कब किया मैंने? जब पहले ही 2 महीने में कर दिया मुख्यमंत्री बनने के बाद। फ्री सबको मिलता था, बिजली एमएलए मंत्रियों को सबको फ्री मिलती थी। अब मैंने क्या किया कि इनको कोई सब्सिडी नहीं मिलेगी, सबको 300 यूनिट से बराबर, जो ज़्यादा फ़ायदा करेगा उसको कमर्शियल में मिलेगी। बड़े बड़े होटलों को आपने फ्री सब्सिडी दी थी, हमने उस फ्री सब्सिडी को बंद कर दिया। खर्चे तो हमने कम कर दिए। ये जो रूटीन के खर्चे होते हैं, ये सरकार के नित खर्चे होते हैं। जो खर्चे बंद करके ज़्यादा रेवेन्यू आए और ज़्यादा पैसा ट्रेजरी में, उसको कहते हैं फिस्कल डिसिप्लिन। उस फिस्कल डिसिप्लिन को हमने किया है और 3800 करोड़ रुपया 3 साल में कमाया, 1 साल में नहीं। एक उदाहरण के लिए, भारतीय जनता पार्टी ने शराब के ठेकों से रिन्यू करने से 4 साल में, जब उनकी सरकार थी, 160 करोड़ कमाया। हमने 1 साल में ऑक्शन करके 460 करोड़ रुपया कमाया। वाइल्ड फ्लावर हॉल से उन्होंने इतने सालों से पैसा नहीं लिया, हमने 401 करोड़ रुपया लिया। JSW से हमने 18% रॉयल्टी दी और कई चीज़ों से हमने खर्चे कम किए। और देखिए, एडमिनिस्ट्रेशन में जितने ज़्यादा आप रिफॉर्म्स करेंगे और उन रिफॉर्म्स के द्वारा आम जनता को प्रभाव ना पड़े, इस तरह के रिफॉर्म्स पहली बार हिमाचल प्रदेश के इतिहास में किए गए। सर, ओपीएस की वजह से कट लग रहा है, क्या लगता है आपको? ओपीएस की वजह से एडिशनल बोरिंग बंद हुई है। आपको मैं बताना चाहता हूँ, जितना डेवलपमेंट में हम सिस्टमेटिक ढंग से खर्च कर रहे हैं, जितनी बिल्डिंगें बन रही है, उनके समय 20% अबव पर बनती थी। अब जो बिल्डिंग 100 करोड़ की थी, 20 करोड़ की बनती थी, तो हमने उसको भी कम किया ना। तो कितनी बिल्डिंगें बनती है तो कितने होंगे? उनकी तरह 1000 करोड़ की बिल्डिंगें
1000 रुपये करोड़ रुपए की बिल्डिंगें खाली पड़ी हुई किस काम की थी? हम शिक्षा संस्थान बना रहे हैं, हम जो पैसा अच्छा आ रहा है हर मेडिकल कॉलेज में हाई एंड मेडिकल टेक्नोलॉजी ला रहे हैं जो एम्स के द्वारा की दी गई है। धन्यवाद। कुछ रह गया? ये सब बढ़िया हो गया। बजट बहुत अच्छा है। अच्छा है। क्या उम्मीद है? सब चीजें होगी, अब लड़ना जानते हैं।